हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जोर ज़बरदस्त मस्त एकदम उम्दा होंगे आप सभी लोग। बड़े खुशी की बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आज आ रही है आप लोगों के लिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी दोस्तों को। देखिए, मेहनत जिस क्षेत्र में की जाती है, मेहनत के कदम चूमती है सफलता, ठीक है। ये तो आप ज़रूर आपको मानना पड़ेगा। और देखिए, मुझे यहाँ पर एक हमारे माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुझे कुछ दो चार लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो ये पंक्तियों के साथ में आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रेजेंट है। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। हमें रुकना नहीं है, पूरा जोर लगा देना है इस बार भी एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, एग्ज़ाम देने के लिए आप गए हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट से जो भी आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, 10-10, 15-15 प्रश्न आपके जीके और हिंदी के आपको हूबहू एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कर्तव्य पथ की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके पहले इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर कर दीजिएगा। 50 लाख बच्चों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और आप भी यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आप सभी लोगों को। और चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। यही कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट देखिएगा। 6 महीने का समय है, पर्याप्त समय है। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, बढ़िया तैयारी करिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। ज्यादा हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, 30 से 40 मिनट का ये वीडियो रहेगा। छोटा सा वीडियो है, बस पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि पगड़ी ओढ़कर आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? एसएससी जीडी के अंतर्गत ये पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, कह रहा है कि पगड़ी ओढ़कर आओ। कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यहां पर ओढ़कर है, मैं रेखांकित कर रहा हूं इसको, ठीक है। बताना है कि इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द यहां पर प्रयोग होगा। कह रहा है कि पहनकर, बिछाकर, बांधकर या फिर ओढ़कर। देखिए, पगड़ी डालकर, भाई डालते थोड़ी ना है पगड़ी। कह रहा है कि पगड़ी पहनकर, नहीं, ये भी सही उपयुक्त शब्द नहीं है। कह रहा है कि पगड़ी बिछाकर, भाई लेटना थोड़ी, चद्दर थोड़ी ना है हमारी पगड़ी, ठीक है। तो कह रहा है कि पगड़ी बांध कर, बिल्कुल सी के साथ में देखिए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर जाएगा। शब्द पूर्ति वाला वाक्य है। और यहां पर याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है। चलिए, सभी टॉपिक को कवर करेंगे फटाफट आज के इस वीडियो में। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, शॉर्ट श्रेणी और ब्रांचर। देखिए, डबल यहां पर ऑप्शन हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन देखिए बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। जो हमारी हिंदी है, कह रहा है कि खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो याद रखिएगा, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी बोली आती है, यह भी आपको याद रख लेना है। देखिए, ब्रज भाषा आती है, सॉरी ब्रज बोली आती है, ठीक है। और कन्नौजी हो गई, कौरवी हो गई जिसको हम खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है, कौरवी हो गई। हरियाणवी जिसको ढूंढाड़ी बोलते हैं, हरियाणवी। आपने ये प्रश्न जरूर देखे होंगे एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, इसके अलावा देखिए आती है बुंदेली, ठीक है। कौन सी है बोली भैया? बुंदेली है। ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और कह रहा है, देखिए प्रश्न जैसा कि कह रहा था कि हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न बनता है कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? याद रखिएगा, हिंदी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। तो याद रखिएगा, 18 बोली आती हैं। कितनी आती हैं भैया? 18 बोली आती हैं। यह प्रश्न यूपी टीईटी में हूबहू ये प्रश्न पूछा गया है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न के साथ में बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। चलिए देखिए प्रश्न ये मैं जो आपके पिछले जो प्रैक्टिस सेट रहे हैं उनमें भी ये प्रश्न मैंने बार बार दिया है। और एक बात और कहूंगा कि ये प्रश्न हूबहू देखिए अभी आपका जो एग्जाम हुआ है इसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि मैं कुछ ना कुछ हर प्रैक्टिस सेट में आपके लिए नया करता हूं, नया कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट लाता हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए शिल्पगत आधार पर, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार शिल्पगत आधार पर क्या होगा। अरे भाई रचना के आधार पर कह रहा है, ठीक है, शिल्पगत बनावट के आधार पर। तो कह रहा है कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। दोहे से उल्टा छंद कह रहा है कि रोला है, चौपाई है, सोरठा है या फिर बरवे है। चलिए तो मैं यहां पर डी ऑप्शन से ले लेता हूं। चलिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। अभी हमारे पास समय है, कोई जल्दी करने की नहीं है। 1000 प्रश्न नहीं करने हैं हमको। अरे भाई उतना करना है कि जितना आपको दिया जा रहा है। आप फालतू की आप देखिए अपेक्षा मत रखना आप कि भैया 1000 प्रश्न करवाएंगे सर, 1000 प्रश्न हम देखेंगे तभी हमारा एग्जाम में उद्धार होगा। अरे भाई सिर्फ आप जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ उनको देखिएगा। आप परिचित हैं एग्जाम से कि कैसा एग्जाम आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बरवे की मैं बात कर रहा हूं। तो बरवे पहला जो यहां पर पॉइंट याद रखना है कि रहीम, ठीक है, बरवे छंद के जनक पूछा जाता है तो कौन है, याद रखिएगा रहीम दास जी हैं। कौन है, बरवे छंद के जनक कौन है, बरवे दास जी हैं, ठीक है। अवधि का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि अवधि का निजी छंद किसको कहा जाता है। अवधि का निजी छंद किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है, बरवे छंद को कहा जाता है। बरवे छंद एक आपका अर्ध सममात्रक छंद है। कैसा है भैया, अर्ध सममात्रक छंद है। कैसा है, अर्ध सममात्रक छंद है, जिसमें याद रखिएगा किसमें 12 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। ये भी आपको याद रखना है। और कुल मात्राओं की बात करता है तो कुल 19 मात्राएं इसमें होती हैं। चलिए ये रहा बरवे छंद। सोरठा की बात करते हैं तो हमसे पूछा है कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, तो यही ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। जो सोरठा छंद है एक आपका अर्ध सममात्रक छंद है। कैसा है भैया, अर्ध सममात्रक छंद है। यह भी आपको याद रखना है। 4 चरण होते हैं और 4 चरणों की बात कर लेते हैं हम यहां पर। तो प्रत्येक चरण में, ठीक है, 4 चरण की बात करें तो प्रत्येक चरण में कुल देखिए 24 मात्राएं होती हैं, जिनमें से 11 और 13 की मात्राओं में यति होता है। याद रखिएगा जो आपके विषम चरण होते हैं उसमें एक जो पहला चरण है और तीसरा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं, ठीक है। और जो आपका जो सम चरण होते हैं उसमें क्या होता है भैया, 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसी कारण से हमारा ऑप्शन सी के साथ में जाएगा कि जो सोरठा है उसको दोहे का उल्टा छंद बोला जाता है। चलिए चौपाई की बात करता हूं तो ये आपका सममात्रक छंद है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए रोला की बात करूं तो रोला भी कुछ यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि रोला देखिए यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए रोला, दोहा और सोरठा लगभग में बेटा समान छंद हैं। क्या है, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समानता जिनमें है। चलिए मैं बताता हूं। जैसे देखिए 4 चरण है, देखिए दोहे में भी 4 चरण है, सोरठा में भी 4 चरण है, यहां तक कि चौपाई में भी 4 चरण है। तो प्रश्न आप यहां पर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो रोला की बात करता हूं तो देखिए 4 चरण है, प्रत्येक चरण के अंतर्गत 24 मात्राएं। देखिए एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहां पर। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि दोहा जो रोला है ये कैसे भिन्न है दोहा से और सोरठा से। चलिए समझाता हूं यहां पर। देखिए तो जो रोला छंद होता है कि प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में भैया, प्रत्येक चरण के अंत में जो रोला छंद होता है इसमें 2 गुरु देखने को मिलेंगे। क्या मिलते हैं, 2 गुरु देखने को मिलते हैं और 2 लघु वर्ण देखने, 2 लघु मात्रा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लघु, ठीक है। याद रखिएगा ये आपकी पहचान है किसकी, रोला छंद की। तो ऑप्शन सी के साथ में यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। चलिए नाभादास, रसखान, नंददास और आमिर खुसरो। चलिए तो मैं नाभादास से शुरू करता हूं। नाभादास भैया किसके हैं, भक्ति काल के कवि हैं।
किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं। पूछता है किस शाखा के हैं, तो याद रखिएगा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के, जो सगुण शाखा है आपकी, ठीक है, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है राम भक्ति शाखा, जो भक्ति काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नाभादास की दो रचनाएं हैं, एक तो है भक्तमाल, क्या कौन कौन सी है भैया? भक्तमाल है। ठीक है, दूसरी जो रचना आपको याद रखनी है नाभादास की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अष्टयान। ये भी यूपी टीईटी के अंतर्गत पूछी गई है। दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है नाभादास से। तीसरा यहां दूसरा विकल्प है, कह रहा कि रसखान। रसखान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी भक्ति काल के हैं और भक्ति काल के अंतर्गत ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसके हैं भैया? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए नंददास की बात करते हैं, तो अष्टछाप, अष्टछाप के पूछा जाता है कि सबसे छोटे कवि कौन है, तो याद रखिएगा कौन है भैया? नंददास है, और ये भी भक्ति काल से संबंध रखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए भक्ति काल। अब बात आती है आमिर खुसरो की, तो भैया आमिर खुसरो की मैं बात करूं तो ये आदि काल के कवि हैं। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामासिक पद, जिसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, समस्त पद भी इसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखिए कह रहा है कि सामासिक पद को चुनिए, या फिर कह रहा है कि समस्त पद बताइए क्या होगा। चलिए ऑप्शन में कह रहा है कि वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च और पथ से भ्रष्ट। तो देखिए समास, समास आपको एक शब्द बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भैया समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, या फिर बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण करना। क्या है? संक्षिप्तीकरण करना, या फिर शब्दों को संक्षेप करना, वाक्य जो लिख रहा है उसको संक्षेप कर देना। देखिए तो कह रहा है कि वीर का पुत्र, वीर का, वीर क्या है भैया? यहां पर विग्रह है। क्या है? समास का विग्रह है। समास क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने अर्थ भी बता दिया आपको संक्षेप। तो जो आपका कह रहा है कि वीर का पुत्र विग्रह करके लिखा हुआ है, और इसी को जब मैं सामासिक पद में लिखूंगा तो क्या होगा? वीर पुत्र। क्या हो जाएगा? वीर पुत्र। तो जो वीर पुत्र है हमारा यहां पर, वो क्या है भैया? एक समस्त पद है, एक सामासिक पद है। इसी प्रकार से कह रहा है कि राह का खर्च, ये भी विग्रह है। ठीक है, तो राह का खर्च है, तो राह का खर्च क्या हो जाएगा? राह खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सामासिक पद है। इसी प्रकार से पथभ्रष्ट भी आपका सामासिक पद हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या हैं? ये हैं आपके समास विग्रह हैं। और जो आपका वायु वेग है, ये अभी क्या है भैया? ये जो वायु वेग है ये क्या हो जाएगा? सामासिक पद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। विग्रह कर लेते हैं हम इसका। विग्रह क्या होगा? वायु का वेग। ठीक है, वायु का वेग जो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और छठवां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। कह रहा है कि होंगे केवल आपके और दर्शन, तो भैया मैं बोल सकता हूं कि मात्र आपके दर्शन ही है, काफी है। ठीक है, लेकिन यहां पर दो शब्द जिनका लगभग एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है, तो जब दो शब्द यहां पर प्रकट की जा रहे हैं, देखिए एक तो है केवल, या तो होता कि केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, या होता कि मात्र आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं। तो देखिए यहां पर जो केवल है, ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो केवल है क्या है? अनुपयुक्त शब्द है। जो मात्र आपके दर्शन होंगे, ये आपका वाक्य यहां पर शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, फीके लिखा हुआ है। ठीक है, फीके पकवान, मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएगा? चलिए तो देखिए भैया, कहने का मतलब है कि नाम बड़ा और दर्शन छोड़े। ठीक है, नाम बड़ा कि नाम बहुत चल रहा है, ऊंची दुकान, बातें बहुत बहुत बड़ी की जा रही हैं, लेकिन उतना काम नहीं है उसका। इसका मतलब है कि नाम मात्र का बड़प्पन। ऑप्शन यहां पर ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न है, कह रहे हैं कि संप्रदान कारक का बहुवचन रूप
किस विकल्प में मौजूद है। देखिए यह प्रश्न आज तक नहीं देखा होगा आपने, जो मैं प्रश्न ले रहा हूं कि संप्रदान कारक का बहुवचन। बेटा कितना एग्जाम चाहे जितना भी सोच ले, एग्जामिनर चाहे कितना भी कठिन प्रश्न करे आपके लिए, यह गारंटी है मेरी कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए, वर्दी आप ही की होने वाली है। चलिए बस शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो कह रहा है कि संप्रदान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा। चलिए कुछ ना कुछ मैं नया प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत समय है हमारे पास में। अब अभी मैं ट्रिक बता रहा था, ठीक है, शॉर्ट में आपको नियम बता रहा था, क्योंकि बेटा हमें जल्दी से जल्दी करना था यार, 10-15 दिन का समय बच रहा था हमारे पास में। अब तो खुल के समय है, वाकायदा अच्छे तरीके से देखिएगा पूरा प्रैक्टिस सेट ध्यान से, और फिर देखिएगा एग्जाम में प्रश्न लगाकर। अरे गलत हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए, तो संप्रदान कारक की बात कर रहा है कि संप्रदान कारक का बहुवचन रूप। मैं संप्रदान कारक की बात करूं तो इसका प्रयोग किस विभक्ति के लिए होता है, तो आप कहेंगे भैया कि किसके लिए होता है, के लिए के प्रयोग में। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं कि राम को खाना चाहिए, यहां पर देखिए एक उदाहरण है, राम को खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो को है, यहां पर को का अर्थ निकल रहा है के लिए। किसके लिए निकल रहा है, के लिए के प्रयुक्त तो हो रहा है। तो यहां पर जो कारक होगा संप्रदान कारक, लेकिन हमारा यह प्रश्न नहीं है, कह रहा है कि बहुवचन रूप बताना है। तो बहुवचन जो रूप होगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा हमारे लिए। जो संप्रदान कारक है इसका बहुवचन क्या जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं संप्रदान कारक की बात करूं तो प्रयोग इसका आपसे पूछ सकता है कि कहां कहां पर किया जाता है। चलिए एक बार यह भी देख लेते हैं कि संप्रदान कारक का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो याद रखिएगा रुचि के लिए, जहां पर भी रुचिता का भाव हो, किसका भैया, रुचिता का भाव हो, ठीक है। जैसे समझिएगा, मैं बोलता हूं कि राम को भैया मिठाई बहुत पसंद है, कमला को मिठाई बहुत पसंद है, सीता को मिठाई बहुत पसंद है, सीता को लिखना बहुत पसंद है, सीता को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। तो देखिए जहां पर भी रुचि शब्द, ठीक है, जहां पर भी रुचिता का भाव प्रकट हो रहा हो, वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं हम, संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कहां पर प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रयोग करते हैं जहां पर भी किसी को कार्य करने के लिए कहा जाए। जैसे राम को खाना खाना चाहिए, सलाह, ठीक है, एक प्रकार की सलाह दी जा रही हो, कहां पर, जहां पर भैया सलाह दी जा रही हो, वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं हम, संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राम को खाना खाना चाहिए, राम को रात में पढ़ाई करनी चाहिए, राम को मेहनत भी करनी चाहिए। तो क्या है भैया, एक सलाह यहां पर दी जा रही हो, जहां पर भी सलाह देखने को मिले आपको, वहां पर भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। चलिए 9वां प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहा जाता है भैया। चलिए रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को। चलिए तो वीर रस की बात करता हूं भैया, तो वीर रस की बात करूं, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर का होता है उत्साह होता है, ठीक। करुण रस, करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार का क्या होता है, रति, क्या होता है, रति होता है, ठीक है। और रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। हमसे पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ रस की उपाधि किसको दी गई है, तो याद रखिएगा किसको दी गई है भैया, श्रृंगार रस को ही क्या बोलते हैं, रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अयोग बाह है यहां पर, ठीक है, योग बाह नहीं, अयोग बाह बताइएगा कौन सा है। कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन विसर्ग है, अल्पप्राण महाप्राण। चलिए संयुक्त व्यंजन की मैं बात करूं तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, छ, त्रा, ज्ञ और दीदी, ठीक है, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। चारों को ध्यान से देख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ये भैया कितने 2 होते हैं आपके अयोग बाह। क्या होते हैं, अयोग बाह होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। अल्प प्राण कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है हमको। चलिए बी, तो यहां पर बी सही आंसर होगा। अनुस्वार, ठीक है, जो आपका अनुस्वार हो गया, और विसर्ग, ये आपके 2 कैसे होते हैं भैया, अयोग बाह होते हैं। अल्प प्राण किसी भी वर्ग का वर्ग से ही शुरुआत करूंगा मैं, का, खा, गा, घा
और अंगा, ये आपके क्या है, एक वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन में जो पहला वर्ण होता है, तीसरा होता है और पांचवा, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो भैया ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, या बोल सकते हैं कि कम जोर लगाना पड़ता है, जिनको बोलने के लिए कम प्राण वायु चाहिए, उनको बोलते हैं भैया क्या, अल्प प्राण। और जिनको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है या फिर ज्यादा प्राण वायु चाहिए, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे महाप्राण। तो देखिए किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और आपके अंतस्थ व्यंजन या रा, लावा क्या होते हैं, अल्प प्राण। और किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और मैं बोलता हूं कि आपके ऊष्म व्यंजन सा और दंती सा, और इसके साथ में क्या हो जाए, सॉरी तालव्य सा, और क्या हो जाएगा हा, ये कैसे होते हैं भैया, महाप्राण। जिनको उच्चारण करने में, जैसे मैं बोलता हूं खा, तो खा में क्या है, ज्यादा उच्चारण करना पड़ रहा है, लेकिन मैं का बोलता हूं, यदि का बोलता हूं, का उच्चारण करता हूं, तो इसके लिए हमको कम ध्वनि की वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि कह रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। उद्घाटन तो क्या जाएगा, उत्धन घाटन, क्या जाएगा, उत्धन घाटन। देखिए व्यंजन संधि के लिए मैं सीधी सीधी एक ट्रिक बता देता हूं। संधि से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, फिर से देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, और कहीं भी समझ में ना आए तो एक वीडियो और बना के दूंगा आपको, बढ़िया ट्रिक के साथ में दूंगा, नियम के साथ में, दोनों तरीके से समझाऊंगा। चलिए, तो उद्घाटन की बात करूं मैं, तो देखिए जो तीसरा यहां पर जो वर्ण आ रहा है किसका है भैया, ता वर्ण का। जो ता वर्ग है आपका किसका है, ता वर्ग का। तो ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और क्या आएगा, ना आएगा। तो देखिए यदि आपको किसी भी वर्ग का पहला अक्षर देखने को मिल रहा है, यहां पर समझिएगा, यहां पर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर देखने को मिल रहा है और उसका अर्थ, यह बोल सकता हूं मैं कि उसका अर्थ किस पे जा रहा हो, तीसरे व्यंजन की ओर जा रहा हो, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी भैया। तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। जैसे देखिए ता है, ता किस में बदल गया है, दा में बदल गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और अभी तक मैंने यह प्रश्न नहीं लिया है एग्जाम्स के लिए, लेकिन देखिए एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, हर एक गलती को हमें अब ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न रहे होंगे आपके एग्जाम में जो लग रहा होगा आपको कि यार ये पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। तो देखिए मैं हर एक गलती, हर एक ऐसा पॉइंट, हर एक ऐसा फैक्ट आपको दूंगा अब कि आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए, तो चलिए बता रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। चलिए देखिए, फूफा हो गया, चाचा हो गए और काका, ये ऐसे शब्द हैं भैया, ऐसे शब्द हैं ये कि ये दोनों वचनों के अंतर्गत प्रयोग कर लिए जाते हैं। किसके अंतर्गत, दोनों वचन के अंतर्गत, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। देखिए जैसे काका, लेकिन काका का काकाओं नहीं सुना होगा आपने, चाचा का चाचाओं नहीं सुना होगा, फूफा का फूफाओं नहीं होता। मैं बोलता हूं कि कितने भैया, अरे हमारे तो 10 फूफा हैं यार, कितने, 10 फूफा, लेकिन क्या है भैया, ऐसा तो नहीं कहा जाता कि हमारे 10 फूफाओं हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि भैया मेरे 4 चाचा हैं, लेकिन 4 चाचाओं नहीं होता है। तो देखिए चाचा का क्या है भैया, वचन चेंज नहीं होता, वो एक वचन में ही ऐसा ही लिखा होता है और बहुवचन के अंतर्गत भी ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन बेटा शब्द ऐसा है भैया कि इसका वचन बेटे का क्या हो जाता है, बेटा का क्या हो जाता है, बेटे हो जाता है ना। अरे भैया मेरे बेटे सब बढ़िया है, कहते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर होगा, जो कह रहा है कि एक सा नहीं रहता भैया, ये बहुवचन में भी प्रयोग हो जाता, इसका बहुवचन भी हो जाता है, ठीक है। तो आदर के लिए प्रयोग करते हैं ये शब्द, किसके लिए, आदर सूचक होते हैं और दोनों वचनों के अंतर्गत प्रयोग कर लिए जाते हैं।
चलिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि ए और अय वर्ण क्या कहलाता है। कह रहा है कि मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है और कंठ तालव्य होता है, नासिक होता है। देखिए ए अय कैसे व्यंजन है, कैसे स्वर है भैया, तो आप कहेंगे सर के संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। अब जो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं कि जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं, ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर बोलते हैं। देखिए जैसे आपका ए है, किससे मिलकर बना हुआ है? आ और ई से। किससे? आ और ई से मिलकर। और जो आपका आय है वो किससे मिला है? आ और बड़ी ई से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए आ की मैं बात करूं तो आ का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से उच्चारण किया जाता है। किससे? कंठ से। और जो ई है इसका उच्चारण होता है तालु से होता है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? अरे भैया क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 13वां प्रश्न है, कोई नहीं मिस्टेक है यहां पर थोड़ा सा। चलिए 13वां प्रश्न है आपके सामने। चलिए कह रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कह रहा है कि कौन सा अलंकार है आपके लिए, बताइएगा यहां पर। चलिए कमेंट करिए इसके लिए। तो देखिए उल्लेख क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर ए के साथ में राइट आंसर होगा। कौन सा अलंकार होगा भैया? उल्लेख अलंकार होगा। ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा। उल्लेख अलंकार क्या होता है? उल्लेख अलंकार होता है कि काव्य में जहां पर भी एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, ठीक है, एक वस्तु का क्या है वहां पर अनेक प्रकार से उल्लेख किया जा रहा हो, वहां पर होता है उल्लेख अलंकार होता है। जैसे देखिए किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में यहां पर कह रहा है तो रूप है किरण में, पहले तो उसको क्या बताया जा रहा है? किरण बताया जा रहा है। दूसरा भैया उसको पुष्प या फिर बोल सकते हैं कि सुमन कहा जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि भैया तू प्राण भी है। क्या है? प्राण है। तू पवन में भी है। किसमें है? तू पवन में भी है। तू विस्तार है, तू गगन है। भैया इसका वर्णन ही वर्णन देखने को मिल रहा है। देखिए किससे? गगन से इसकी तुलना कर रहा है, इसके पवन बता रहा है, प्राण बता रहा है, पुष्प बता रहा है, किरण बता रहा है। तो यहां पर देखिए कितने अनेक प्रकार से यहां पर उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो यहीं पर कौन सा अलंकार होगा? यहां पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक है। चलिए उपमा अलंकार, भैया जहां पर किसी की उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही हो, ठीक है, सीधा सीधा आपको बताया कि सा सम समान सरस, यदि इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं तो उपमा हो जाएगा। रूपक, अरे उपमेय को ही उपमान के रूप में बताया दिया जाए, ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, अरे भैया जो चरण है उनको सीधो कमल से उनको बता दिया गया है, सीधा उन्हीं को कमल मान लिया गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर भैया बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकना, ठीक है, बहुत सारे लंबी लंबी फेंकते हैं ना आपके दोस्त, फेंकते हैं ना, तो उसी में क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? चलिए तो देखिए आरंभिक काल में आपको भ्रमित नहीं होना है। आरंभिक काल किसको बोलते हैं? अरे आरंभिक काल बोला जाता है आदि काल को। किसको बोलते हैं? आदि काल को बोलते हैं आरंभिक काल। और जो आरंभिक काल है कह रहा है कि इसको किसके द्वारा दूसरा नाम दिया गया है? चलिए तो देखिए आदि काल के अनेक अनेक लेखक के अपने अपने मत हैं, अनेक अनेक नाम दिए गए हैं। चलिए किसके द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आदि काल को आदि काल किसके द्वारा कहा गया है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम से पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। तो देखिए आदि काल को आदि काल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को आदि काल कहा है। चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया है। सिद्ध सामंत काल कहा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छी रचना है जो एग्जाम से पूछी गई है कि हिंदी साहित्य की रचना बताना है आपको, ठीक है,
हिंदी साहित्य की रचना बताना है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित। तो याद रखेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का बताइएगा। चलिए तो देखिए सुधा किसका है भैया? सुधा हो गया, सोम हो गया, ठीक है, अमेय हो गया, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? अरे भैया अमृत के हैं। लेकिन क्षीर, यहां पर क्षीर, गोरस, ठीक है, पय, दूध, ठीक है, पीयूष और दोहज, ये सभी किसके हैं भैया? दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16वां है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करिए। शब्द बताना है कि कौन सा है भैया। शब्द की मैं बात कर लूं कि रचना के आधार पर जो शब्द हैं आपके, रचना के आधार पर यदि मैं शब्दों की बात करूं तो 3 प्रकार है। रूढ़ शब्द हो गया, अरे आराम से समझेंगे भैया, कोई जल्दी नहीं है। रूढ़, यौगिक हो गया और योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है। जो रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को बोला जाता है कि जिनके क्या है भैया, खंड ना किया जा सके। क्या है? खंड ना किया जा सके। जैसे मैं बोलता हूं भैया मदन, तो जो मदन शब्द है इसका यदि हम खंड कर दें, मां धन दा और धनन, सॉरी ना, ठीक है, मां धन दा धन ना, यदि मैं इनके जो वर्ण हैं इनको अलग अलग कर दूं, इस शब्द का मैं खंड कर दूं, तो क्या होता है कि जो शब्द यहां जो आपके वर्ण हैं इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रूढ़ बोलते हैं, ठीक है। यौगिक, जैसे मैं बोलता हूं भैया रेलघर, रेलघर, तो जो रेलघर है यहां पर ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हों या फिर 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, और यदि हम इनके खंड करते हैं तो इनका क्या है, एक अर्थ प्रकट होता है। जैसे रेलघर है, मैं बोलता हूं टिकट घर, टिकट घर, ठीक है। तो जो टिकट घर है यहां पर टिकट अलग है, ठीक है, और घर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का अपना अपना अर्थ है, टिकट, ठीक है, और घर का भी अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। इसी प्रकार जैसे भोजनालय हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, बैलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द के अंतर्गत। लेकिन जो योग रूढ़ है, योग रूढ़ क्या हो जाएगा? किसी तीसरे पर अर्थ को उछाल रहा हो। जैसे देखिए मैं बोलता हूं पंकज, आपका यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं देखिए चक्रपाणी, या मैं बोल सकता हूं पीतांबर हो गए, ठीक है। तो देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या हो जाएगा या भैया यहां पर चक्र और पाणी का अर्थ है जिसके हाथों में है चक्र, ठीक है। तो पहला यहां पर शब्द है चक्रपाणी। दूसरा यदि हम इसका क्या करते हैं, विग्रह कर लेते हैं, जैसे समास में होता है, तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसके हाथों में है चक्र तो वो दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या जाता है, अर्थात भगवान विष्णु है ना। अरे भैया मन की गति से चलने वाला चक्र था ना हाथों में, सुदर्शन चक्र, जिनके हाथों में है उनको क्या बोला जाता है? चक्रपाणी। तो तीसरे पर अर्थ फेंक रहा है तो वहां पर होगा क्या भैया? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर, सॉरी यहां पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा। हमसे पूछा था हाँ ठीक है, परम औषधि, यहां पर डी के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। मुरलीधर भी क्या है? मुरलीधर भी यहां पर योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। अरे मुरलीधर कौन है भैया? कृष्ण जी, समझ रहे हैं ना आप। चलिए 17वां प्रश्न कह रहा है कि 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम बताइएगा। कितना अच्छा प्रश्न है ये, चलिए बताइएगा। कह रहा है मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध याद रखेगा एक रचना है, भूरी भूरी खाक, खाक धूल, ये रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है, ठीक है। नागार्जुन, ठीक है, ये भी याद रखेगा। हरवंश राय बच्चन यहां पर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हरवंश राय बच्चन की है कौन सी? 2 चट्टान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको? हरवंश राय बच्चन को। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। देखिए इसके अलावा मधुशाला, मधुशाला,
मधुबाला, ये रचना किसकी है? हरवंश राय बच्चन की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जहां दो वस्तुओं से अधिक धातु का प्रयोग साथ साथ किया जा रहा है वह क्रिया क्या कहलाती है? चलिए, कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जा रहा हो वहां पर क्रिया बताइएगा कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का सीधा सीधा भैया फंडा है यहां पर कि जहां पर भी जिस वाक्य में आपको क्या मिले? कर्म मिले। अरे भैया, राहुल पेन से लिखता है, पेन से लिखता है, तो सीधा सीधा कर्म है यहां पर, पेन से लिख रहा है। लेकिन मैं बोलता कि राहुल रोता है, ठीक है। अरे भैया, ऐसे जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, यदि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव की बात की जा रही है तो वहां पर हो जाती है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप क्या रो रहा है, लेकिन मैं इससे बोल सकता हूं कि राहुल क्या लिख रहा है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा कि क्या लिख रहा है भैया? कुछ ना कुछ लिख रहा होगा। किससे लिख रहा है? मतलब पेन से लिख रहा है, ठीक है। तो कर्म उपस्थित है तो सकर्मक, कर्म अनुपस्थित है तो अकर्मक। समझ गए? चलिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जा रहा हो वहां पर होती है। जैसे राम ने मार दिया है, ठीक है, राम ने रावण को मार दिया है, तो मारना हो गया एक तो, और दूसरा क्या है? दिया है, ठीक है, दिया है। तो ये आपकी क्या है? दो या दो से अधिक, देखिए मारना, देना और है, तीन यहां पर क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर कौन सी हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नाम धातु, जैसे भैया गाली से गलियाना, ठीक है, क्या हो जाएगा? गाली से गलियाना। लिखना से लिखवाना, ये सभी कैसे हो जाएंगे? नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न कह रहा है कि मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको कि वाक्य में कौन सा होगा। तो देखिए, मेघदूतम महाकवि, ये भी सही है, लेकिन कालिदास यहां पर बहुत ज्यादा गलत है भैया। चलिए देखते हैं कालिदास का शुद्ध रूप क्या होगा। कालिदास में क्या है? जो ली है यहां पर वो भैया छोटी है, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? अशुद्ध है, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप किस वाक्य में लिखा गया है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये देख लूं। चलिए 18वां प्रश्न ये भी था यार, बड़ी मिस्टेक हो रही है पीडीएफ में। चलिए कोई बात नहीं, हमको नंबर से क्या लेना देना है। चलिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप किस वाक्य में लिखा गया है? गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, ठीक है, गोपाल ने। तो देखिए ऐसा वाक्य आपको देखना है कि यदि उसमें दो कर्म हो तो जो आपका लास्ट वाला होता है ना, जो लास्ट वाला आपका कर्म है उसी के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलेबी खाई। जो आपकी जलेबी है, दूसरा कर्म है, वो स्त्रीलिंग में है। क्या है भैया? स्त्रीलिंग में प्रयोग की गई है, तो यहां पर जो क्रिया का रूप जाएगा वो स्त्रीलिंग में ही लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चलिए बताइएगा। देखिए हिंदी कह रहा है तो किसकी है? भारोपी परिवार। एक जो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं, जो भारोपीय भाषाएं हैं, ये क्या है बेटा? एक समूह है पूरा भाषाओं का, ठीक है, जिसमें भारतीय भाषाएं आती हैं और यूरोपीय भाषाएं आती हैं, ठीक है, यूरोपीय भाषाएं। जैसे देखिए भारतीय भाषाएं हिंदी हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, ठीक है, ठीक है, ये सभी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यूरोपीय के अंतर्गत जैसे फ्रांसीसी हो गया, ठीक है, पुर्तगाली भाषा हो गई, ये सभी भाषाएं किसके अंतर्गत? अंग्रेजी हो गई, यूरोपीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो एक समूह या संगठन कह सकते हैं जो बना हुआ है भारतीय भाषाओं को लेकर और यूरोपीय भाषाओं को लेकर, ठीक है, जिसमें से आती है हमारी हिंदी भाषा, किसके अंतर्गत? भारोपीय परिवार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
कह रहा है 21वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में, थोड़ा सा यहां पर हमारा प्रश्न है डिस्टर्ब है, आधुनिक काल की, याद रखिएगा। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, आधुनिक, अब सही है ये प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल की अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। हमसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है प्रश्न कि आधुनिक काल की पहली आत्मकथा बताइए। चलिए बताइए। अब तो पहली आत्मकथा, मैं पहले आपको यहां पर समझा देता हूं कि पहली आत्मकथा, ठीक है, तो पहली आत्मकथा किसके द्वारा, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई। कौन सी थी भैया, अर्ध कथानक, ठीक है, क्या थी, अर्ध कथानक थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है कि आधुनिक काल की बताइएगा भैया, तो आधुनिक काल की कौन सी थी भैया, किसके द्वारा लिखी गई, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई। और कौन सी थी, मेरी आत्म कहानी, ये रचना है इनकी, ठीक है, कहानी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। पूछता है कि पहली कौन सी थी, तो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल की जाएगी कौन सी, मेरी आत्म कहानी, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ओ निडरबाज उपर्युक्त पद में कारक की पहचान कर लीजिए भैया, बताइएगा कौन सा कारक जाएगा। ओ निडरबाज, तो देखिए ओ, अरे क्या हो गया, गिर गया, अरे जहां पर भी सीधा सीधा बात है भैया कि आश्चर्य दिखे आपको, ठीक है, विस्मय की प्रवृत्ति बनी हुई हो, ठीक है, क्या है, विस्मय दिख रहा हो, ठीक है, आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, वहां पर होता है संबोधन कारक, ओ, भो, अरे, ठीक है, अरे वह गिर गया, बोलते हैं ना ऐसे सब। तो देखिए ये किसकी विभक्ति है, संबोधन कारक की विभक्ति है। ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। चलिए कह रहा है कि पंक्तियां किस काव्य की हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं भैया, किस काव्य से ली गई हैं, तो यशोधरा की हैं, ठीक है, किसकी हैं, यशोधरा की हैं। ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है ना रचना ये यशोधरा, तो इन्हीं के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। और देखिए मैथिली शरण गुप्त को क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि, पूछा गया प्रश्न है किसके द्वारा ये संज्ञा दी गई थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया था, राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए साकेत हो गई, ये भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, महाकाव्य, ठीक है। भारत भारती बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, बताइएगा। कह रहा है कि नगर प्रवेश, अभी मैंने बताया था आपको सामासिक पद, अब आपको बताना है विग्रह वाला, ठीक है। तो जो सामासिक पद है इसका हम विग्रह कर दें तो वही विग्रह वाला पद हो जाता है। कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति कार्य में दक्ष है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य दक्ष बोलेंगे। तो भैया क्या है, यही तो आपका समास विग्रह है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न है, कह रहा है कि मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी होती है। चलिए सहायक क्रिया बताता हूं मैं आपको, चलिए क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जो भैया वाक्य के अर्थ को प्रकट करती हो, क्या करती हो, वाक्य के, जैसे मैं बोलता हूं, एक मैं वाक्य लिखता हूं कि मैं घर जाता, अब देखिए इसमें सहायक क्रिया प्रयोग नहीं की है मैंने। जैसे अगर मैं पूरा वाक्य लिखने को यहां बोलता तो क्या होता, मैं घर जाता हूं, अब मैं यहां पर जो हूं है ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, हटा दिया मान लीजिए, तो मैं घर जाता। अब यार यहां पर अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैं घर जाता या नहीं जाता,
स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं कि मैं घर जाऊंगा या फिर जाता हूं, ठीक है। तो हूं लगते ही क्या पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि मैं घर जा रहा हूं, अभी स्पष्ट हो रहा है, वाक्य में क्या है, अर्थ में स्पष्टता आ गई। तो जो सहायक क्रिया है, यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। पूछा गया है कि जो सहायक क्रिया है इसका प्रयोग वाक्य में क्यों किया जाता है, तो किसके लिए, अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए, ठीक है। यह बोल सकते हैं कि वाक्य में सार्थकता लाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि घर जाता हूं, तो यहां पर जो हूं है वो क्या हो जाएगी, आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही वाक्य की पहचान करें। चलिए बताइएगा, सही वाक्य की पहचान करें। कह रहा है कि मुझे बहुत आनंद आती है, आती है आपको आनंद, मुझे बहुत आनंद आते हैं। अरे भाई 10-15 आनंद थोड़ी ना आ रहे हैं कि जो बहुत आनंद आते हैं। कह रहा है कि मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे बहुत आनंद आता है, समझ रहे हैं ना, यही गलती है इसमें। कुछ बच्चे डी लगाएंगे और डी हमारा गलत हो जाएगा। अरे भैया है यहां पर क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है। क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है, किसमें, है में। यहां पर है बहुवचन है और है किसके लिए, एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसके लिए, एक वचन के लिए। तो सी के साथ में यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइएगा। तो बी और प्लस ज्ञान, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो मूल शब्द है, उपसर्ग क्या भैया, अरे ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जोड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, या बोल सकते हैं कि उस शब्द की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये कर्जा लग रहा है भैया, ये कर्जा दिया जा रहा है सामने सामने से, और जब कर्जा दिया जाएगा तो फिर अर्थ क्या बेटा, चेहरे का भाव भी बदल जाता है लोगों का, ठीक है। तो यहां पर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और मैं बोलता जो पीछे प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, कमेंट करिए इसके लिए। चलिए 28वां प्रश्न, वाक्यम, वाक्यम है यहां पर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये है सही परिभाषा, ठीक, सही लाइन है, पंक्ति है ये। चलिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम कह रहा है कि किसका कथन है, तो किसका अभी है, विश्वनाथ का है। किसका है, विश्वनाथ का है, ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, बताइएगा। तो पानु, त्रिलिंग और मालिस, मोदर। तो जो तेलुगु शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है त्रिलिंग से। किससे हुई है भैया, त्रिलिंग शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। जो तेलुगु भाषा है वो कहां कहां पर, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, दोनों जगह प्रयोग की जाती है, ठीक है। कहां पर बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न बताता हूं, प्रश्न हिंदी के अंतर्गत ही पूछा गया है, ठीक है। जीके के अंतर्गत भी पूछा जाता है और हिंदी के अंतर्गत भी पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बताइए। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, तो भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला राज्य है भारत का जो सबसे, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। भाषा के आधार पर पूछता है तो भी आपका आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। चलिए, रामविलास शर्मा को, चलिए तो देखिए कब किया गया था, 1970 में। और आपसे रचना भी पूछ सकता है, ठीक है, कि किस रचना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए किस रचना के लिए दिया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना, साहित्य साधना, ठीक है, निराला की साहित्य साधना, यह रचना थी रामविलास शर्मा की, और इसी के लिए 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था, ठीक है। चलिए
31वां प्रश्न कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चलिए, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास। चलिए तो देखिए अनुप्रास अलंकार कि ये प्रकार हैं सभी, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं पंक्तियों में कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो एक ऐसा अलंकार जहां पर शब्द हूबहू प्रयोग किए जा रहे हों, लेकिन जब उन शब्दों का हम अर्थ निकालते हैं तो कुछ अलग ही प्रकट हो रहा है, ठीक है, कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा भैया, लाटानुप्रास, ठीक है। कौन सा होगा, लाटानुप्रास। चलिए देखिए पंक्तियों का भी अर्थ समझाऊंगा, ऐसे नहीं बढ़ूंगा भैया आगे। कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत, कपूत का मतलब है कि बुरा, ठीक है, क्या है, बुरा पुत्र, ठीक है। कह रहा है कि पूत कपूत, यदि किसी का पुत्र, ठीक है, क्या भैया दारू जुआ खेल रहा है, तो चाहे पिताश्री कितनी भी मेहनत कर लें उसके लिए, कितना भी धन जोड़ के रख ले, वो एक दिन उड़ा ही देगा उसको, ठीक है। और दूसरी लाइन है, कह रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि किसी का बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, सही आचरण वाला है, ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ है, ना जुआ खेलता है, ना दारू गुटखा तक नहीं खाता है, तो ऐसा यदि कोई बेटा है तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही कमा लेगा। कहने का तात्पर्य है यदि पुत्र किसी का बुरा है, ठीक है, तो चाहे जितना धन कमा लीजिए आप, वो एक दिन उसको उड़ा ही देगा, ठीक है। और यदि पूत सही है, पुत्र सही है, तो उसके लिए भी आपको धन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने जीवन में कमा लेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, पार्वती पुत्र पृथ्वी, तो पार्वती का क्या होगा, रुद्राणी, नंदन और अवनी। पृथ्वी का होता है ना अवनी, अवनी और अंबर, अंबर किसका है, आकाश का है, ठीक है। अवनी पुत्र को क्या बोलते हैं, पार, जैसे मैं बोलता हूं पार्वती नंदन, तो पार्वती नंदन किस भैया किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं ना, ठीक है। रुद्राणी किसका है, पार्वती का है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट। और कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेट कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ये भी देखना है कि आप देखिए एग्जाम दे चुके हैं आप लोग, तो ये भी मुझे यहां पर समझना है कि क्या अभी भी कुछ आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन 32 प्रश्नों में से आपका कुल कितना स्कोर बन रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट से। जो गलतियां कर रहे हो खुले स्पष्ट तौर पर बताइएगा मुझे, जो भी गलती होगी उससे मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा, उससे संबंधित वीडियो आपके लिए चैनल पर डालूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास में वीडियो पहुंचे, ठीक है। बहुत समय है आप पढ़ाई करने के लिए, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करिए, आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस केवल आप ये 30 मिनट का वीडियो देखिएगा पूरा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन 4 बजे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, जो भी आपकी कमियां रहेंगी उन पर फुल फोकस किया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी दोस्तों को।